नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। नया मामला सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी और शिक्षक नेताओं का आरोप है कि बिना एसटीईटी पास परीक्षार्थियों को उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11-12 के लिए पास कर दिया गया। इसको लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अभ्यर्थी सड़क पर भी उतरे हैं। अब उसके बाद जीतन राम मांझी का भी ट्वीट आया। उन्होंने आरजेडी को लेके और लालू प्रसाद यादव को लेके पिछले जो भी उनके लैंड फॉर जॉब, आईआरसीटीसी, उसी को लेकर उन्होंने इसका नाम दे दिया कि मनी फॉर जॉब स्कैम। अब उसके बाद उन्होंने ईडी की एंट्री की भी इसमें बात कही है, लेकिन ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत जरूरी मुद्दा है और इस पर बात होनी ही चाहिए कि आखिर जो शिक्षक बहाली में ये गड़बड़ी है, इस पर जवाबदेही किसकी है, कौन जवाब देगा, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले आप सुनिए कि शिक्षक नेता कह क्या रहे हैं। कि एक अभ्यर्थी का बहुत जगह रिजल्ट और फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो इस पे उनका कहना था कि वाटर मार्क को जो लेकर है ना, ये बीपीएससी के द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि वाटर मार्क का मतलब ये नहीं है कि हम सत्यापित कर रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट सही है। तो हमने कहा कि काउंसलिंग में हर जगह यही माना जा रहा है कि ये सत्यापित है बीपीएससी के द्वारा। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कीजिए और शिक्षा विभाग को इससे संबंधित आप लेटर लिखिए या जो भी हो वार्ता कीजिए। इस पर उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के जो भी उच्च अधिकारी है उनसे इस संबंध में वार्ता की जाएगी और जितने भी काउंसलिंग सेंटर है उन सभी सेंटर पे ये दिशा निर्देश दिया जाएगा कि बीपीएससी का जो वाटर मार्क लगा हुआ है उसका ये मतलब नहीं है कि ये सत्यापित डॉक्यूमेंट्स है, ये नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी करना है। पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, सिर्फ रख लिया गया था और ये शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया गया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग सेंटर पे नहीं बताया, तो ये तो शिक्षा विभाग की लापरवाही कही है जो कहिए। तो सुना आपने किस तरह से तमाम आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। अब इसी पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल होगा। हमारे साथ पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमिताभ कुमार जी होंगे, बीजेपी से प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ होंगे, आरजेडी से एजाज अहमद हमारे साथ होंगे, छात्र नेता सौरभ कुमार हमारे साथ होंगे, शिक्षक नेता अश्विनी पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक अर्पित राय हमारे साथ होंगे और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत भी हमारे साथ होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। अमिताभ जी, आपकी शुरू करते हैं। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं और शिक्षक बहाली में गड़बड़ी की बात भी सामने आई है। अब सवाल ये कि आखिर कैसे शुरू हुआ ये पूरा मसला और ये जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि बाहरी लोग आ रहे हैं, उस पर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मसला? जी बिल्कुल, देखिए जब से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जब अलग अलग हम चरण की बात करेंगे, अलग अलग स्टेप पे ही विवाद शुरू हुआ था शुरू से लेकर अब जब रिजल्ट आ चुके हैं, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम किया जा रहा है और 2 नवंबर को मुख्यमंत्री गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपे जाने, उससे पहले अब जो एक अभ्यर्थियों का एक जमावड़ा जो है बीपीएससी के पास आया और उन्होंने बड़ी ही तथ्यात्मक बात रखी है। कल जब वो पहुंचे थे आयोग के अध्यक्ष के सामने तो उन्होंने कहा था कि जो रिजल्ट आई उसमें कई तरह की गड़बड़ियां हैं और देखिए आंकड़े भी आ रहे हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो जो बीटीईटी नहीं किए हैं फिर भी उन्हें पास कर दिया गया। जहाँ पे वो एसटीईटी नहीं किए हैं उनका नाम भी मेरिट लिस्ट में आ गया है, डीएलएड नहीं किए हैं उनका भी नाम आ गया है और ऐसे कई संख्या, 1-2 नाम नहीं, ऐसे कई लोग के नाम है। तो ये इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई है, चाहे जिस स्तर पे अलग अलग स्तर पे लेवल की हम बात करें। और इन्हीं बातों को लेकर जो है जो शिक्षक नेता हैं वो पहुंचे थे बीपीएससी के अध्यक्ष के पास और अध्यक्ष ने उनकी बातों को सुना और उसके बाद बोला कि इसे सॉर्ट आउट करेंगे। हालांकि कल रात में एक ट्वीट आया था बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद का, उन्होंने कहा था कि वो कट ऑफ मार्क्स जो है के साथ ही कट ऑफ मार्क्स तो जारी कर दिया गया है वेबसाइट पे, इसके अलावा ओएमआर शीट की जो बात हो रही थी वो भी हम जारी करेंगे, वो भी जारी करने की बात हो रही है। तो गड़बड़ियों को दूर करने की वो बात कर रहे थे। और देखिए जब रिजल्ट आया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि ये बीपीएससी के लिए एक चुनौतीपूर्ण था और बीपीएससी ने इसे सफलतापूर्वक इस रिजल्ट को जारी किया है। लेकिन जो शिक्षक नेता है, जो अभ्यर्थी, उनका ये भी कहना है जब 7.5 लाख जो परीक्षार्थी थे और जिनमें से अगर हम 3.5 लाख माइनस भी कर दे जो बीएड डिग्री धारी थे, उसके बावजूद जो रिजल्ट आया है सिर्फ 1,25,000 कहीं आया है, यानी कि जो संख्या थी 1,70,000 उससे कम ही आए हैं। तो फिर रिजल्ट का कट ऑफ मार्क्स बढ़ाकर फिर उसे पूरी का रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि इससे फिर रिक्तियां वो रह जाएंगी, फिर एक नई प्रक्रिया शुरू होगी उन रिक्तियों को भरने के लिए। और अब इस मामले में राजनीति भी होने लगी है, बीजेपी की भी डिमांड है कि इसमें जो गड़बड़ियां काफी बड़े पैमाने पर हुई हैं।
जीतन मांझी लगातार मांग उठा रहे हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। तो देखिए, ये अब आयोग को देखना है और शिक्षा विभाग को देखना है। आयोग ने अपने रिजल्ट जारी कर दिया है, जहां गड़बड़ी आ रही है वहां पे वो पारदर्शिता बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन अब शिक्षा विभाग कई स्तर पे, अभी जो विवाद है वो कई स्तर पे है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके हैं, जो अभी जो दिलीप कुमार हैं, जो अभ्यर्थी शिक्षक नेता हैं, उनकी बाइट को हम लोग सुन रहे थे, वो उन्होंने कल भी ये बात कही थी। और इसके अलावा सौरभ हमें बताएंगे कि टेक्निकली और कई पॉइंट हैं, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जो आपत्तियां जताई जा रही हैं। जी सौरभ। सौरभ, आपका माइक म्यूट है, शायद आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। हेलो, आवाज जा रही है? जी आवाज आ रही है। जी, जो अमिताभ सर कह रहे हैं कि क्या क्या गड़बड़ी हुई है, तो मुझे तो लगता है कि आवेदन से लेकर और सत्यापन तक पूरी शिक्षक बहाली में अगर डाटा निकाला जाए तो गड़बड़ियों का अंबार सा लगा हुआ है। आपको हम बताते चले कि हम बीपीएससी ऑफिस से ही आए हैं। कई हमारे दिव्यांग साथी वहां गए थे, दिव्यांग साथियों का जो कट ऑफ है वो निकाला ही नहीं गया। उनको पता ही नहीं गया कि आपको कितने मार्क्स आए, कितने फेल हुए। उनको ये बताया गया कि आप हैं ही नहीं। तो भाई आप बताइए ना, किस किस स्तर पर बताए? हमने 20 अक्टूबर को ज्ञापन सौंपा था चेयरमैन को और लोगों साफ सुथरी मांगों को लेकर। हमने कहा था कि एक कैंडिडेट का एक से कई जगहों पर रिजल्ट है, किसी का टीजीटी में भी रिजल्ट है, किसी का पीजीटी में भी है और 1 to 5 में प्राथमिक शिक्षक में भी उसका रिजल्ट है। दूसरी प्रमुख मांग थी हम लोगों की कि अगर आपने नियोजित शिक्षकों की संख्या अगर बता रहे, अभी जो पता है 28,000 प्लस है, तो नियोजित शिक्षकों की संख्या को आप इसी में ऐड क्यों कर रहे हैं? जो डाटा है सरकार के पास या शिक्षा विभाग के पास 1,22,324 और उसमें भी आप 44,000 ऐसे हैं जो नियोजित शिक्षक और दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं। कई मामले आए हैं। एक मुकेश कुमार सिंह है जो सीटेट फेल है और उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। करिश्मा कुमारी हैं जो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी नहीं है, उनके पास डिग्री है ही नहीं, वो भी जो भी डिग्री है 19 के बाद की है। तो आप बताइए ना भाई, किन किन स्तरों पर हम लोग कहें कि गड़बड़ी नहीं हुई है? और जो आपाधापी का दौर चल रहा है, कई हमको लगता है कि सैकड़ों पुलिसकर्मी की तैनाती बीपीएससी ऑफिस के पास है और हम लोगों को जबरदस्ती पुलिस बल प्रमुख द्वारा हटाया गया वहां से। आप बताइए, गड़बड़ी आप कर रहे हैं तो शिकायत लेने किसके पास जाए? बीपीएससी के पास ना, शिक्षा विभाग के पास ना। दो स्तर पर हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम करने का पास जिम्मा जो है, बीपीएससी पहले कह रही थी कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, परंतु शिक्षा विभाग ने अपने बोले कि नहीं ये काम मेरा है। तो मेरा है और तेरा है करने के चक्कर में क्या हुआ कि फर्जीवाड़े तरीके से लोगों को नियुक्ति पत्र भी लोग बांट दिए, ज्वाइनिंग लेटर दे दिए। और मुख्यमंत्री जी 2 नवंबर को किसको नियुक्ति पत्र बांटेंगे? फर्जी वाले ना, जो फर्जी डिग्रीधारी हैं, जिनको फर्जी नियुक्ति पत्र बांट ले लिए हैं डिग्री और उनको नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। तो हम सीधे सीधे सवाल करेंगे चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से और के पाठक जी से कि आपको जो जिम्मेवारी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की मिली है, शिक्षकों की बहाली की मिली है, तो गलत लोगों को नियुक्ति पत्र क्यों बांट रहे हैं? इस सारे मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है और हमें उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मांग है, प्रमुख मांग, उसको कि आप नियुक्ति पत्र बांटे तो आप सही लोगों को वेरीफाई कीजिए। परंतु ये आपाधापी के दौर में और बहुत लगता है कि इनको किस बात की जल्दबाजी है कि सारे मामलों को ये लोग लीपापोती का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसको सफल नहीं होने देंगे। हम लगातार शिक्षक के साथ जो चीजें हैं उसको जरूर करने का प्रयास करेंगे। जी ठीक है। एजाज अहमद, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके बाद जब शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं तो उन पर पुलिस की लाठियां भी खा रहे हैं वो। अरे उनके साथ बैठकर अगर कहीं गड़बड़ी की कोई बात है तो उनके साथ बात होनी चाहिए। उसके बाद तमाम काफी सारे उनके सवाल हैं। अब सवालों के जब जवाब नहीं मिलेंगे फिर वो सड़क पर प्रदर्शन करेंगे, फिर पुलिस से लाठियां खिलवाई जाएंगी। ये तो नहीं होगा ना सर? एजाज जी। उज्जवल जी, आपको पता है कि परीक्षा बेहतर ढंग से हुई और आप लोगों ने भी परीक्षा के संबंध में और जो अभी नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों ने भी इस 324 लोगों के घरों में खुशियां आ गई, उनके घरों में उनके परिवार के भविष्य बेहतर हो गए। उनके लिए जो हमने कार्य किया है वो दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों को बेचैनी हो रही है और वही लोग बेचैनी में हैं जिन लोगों ने एजाज जी आपकी आवाज, एजाज जी आपको आवाज आ रही है मेरी?
एजाज जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हेलो। नीरज जी, नीरज जी के पास जाना चाहूंगा सर। मुझे तो आज इस डिबेट में, सच कहिए तो इस डिबेट में भाग लेकर यहाँ बात करने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जिस बिहार के शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, और आज उस बिहार में हम लोग बैठ के शिक्षा में भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी इस सरकार के लिए भी? 33 साल से चाचा भतीजा सरकार में है और उसके बाद भी हम लोग शिक्षा में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये पूरे बिहार के लिए कलंकित करने वाली बात है और शर्मनाक बात है। हो सकता है आरजेडी के लोग इसमें उत्साहित हों क्योंकि उनको तो इसमें मजा आता है भ्रष्टाचार करने में, पर हम लोगों को भाई साहब इसमें सच में शर्म आती है कि बिहार की क्या छवि पेश कर रहे हैं कि आज भी बिहार में यही हाल है। माननीय मोदी जी ने कितना बढ़िया काम किया था, एनईपी 2020 लाया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस बिहार सरकार को उसको फॉलो करना चाहिए, उसके अनुसार पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि एक एसओपी इनको बनाना चाहिए किसी भी बहाली के लिए, ताकि पूरी की पूरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ताकि पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो, कोई बहाली में किसी तरह की धांधली ना हो। शिक्षा विभाग को ये काम करना चाहिए, मेरा सुझाव है। लेकिन ये सब नहीं करके, क्योंकि लालू परिवार जहां रहेगा, और तो हैबिचुअल भ्रष्टाचारी है लालू परिवार, तो जहां रहेगा वहां भ्रष्टाचार होना ही होना है। अब देखिए, जो छात्र इस देश के भविष्य हैं, शिक्षक जो इस देश के राज्य के निर्माण करता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, धांधली किया जा रहा है, लाठियों डंडों से पिटवाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। कट ऑफ मार्क्स सरकार जारी। जेडीयू को लगता है रास्ता खुला हुआ है नीरज जी, अभी भी लगता है जेडीयू के लिए रास्ता, आप मतलब पूरा जो है सारा श्रेय जो है आप आरजेडी को दे दिए। मतलब कि जनता दल यू जो है अभी भी अच्छा है, मतलब आपके साथ आने पर गंगा जल में धुल जाएगा। सरकार के मुखिया नीतीश कुमार है। अब जरा मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। सरकार के मुखिया नीतीश कुमार है। जब मैं सरकार की बात करता हूँ तो सीधा नीतीश कुमार की बात करता हूँ। जब मैं बिहार सरकार की बात करता हूँ तो उसका मतलब सीधा नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के लिए हमारे दिल में, भाजपा के दिल में किसी तरह की कोई मुहब्बत नहीं है। लेकिन आपसे निवेदन होगा कि बीच में नहीं बोले, अपनी बारी आने पर बोले तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे दर्शक भी नहीं सुन पाते हैं कि क्या बात हम लोग कर रहे हैं। एक टाइम लिमिट भी होना चाहिए। जब आपको तो 10 मिनट भी दे दिया जाए तो कमी है, बाकी लोग भी बैठे हैं तो आप अपनी बात कम शब्दों में पूरा कर सकते हैं। कृष्णकांत की बात को अगर मैं और आसान कह दूं तो आपको जितना भी अभी वक्त मिला और जितनी भी देर आपने बात करी उसमें आपने आरजेडी, लालू यादव और इन्हीं सबका जिक्र किया। एक बार भी आपने नीतीश कुमार के बारे में नहीं कहा, एक बार भी जेडीयू के बारे में नहीं कहा। ये इनका सवाल है। देखिए, नीतीश कुमार जी के विषय में मेरा स्पष्ट क्या है, नाम सुशासन और कर्म दुशासन वाला। ये शिक्षा व्यवस्था का चीरहरण कर रहे हैं बिहार में। शिक्षा व्यवस्था का चीरहरण, जैसे महाभारत में हुआ था ना कौरवों की सभा में, वही काम नीतीश कुमार आज कर रहे हैं। तो कृष्णकांत जी तो मेरी पूरी बात सुनते नहीं है ना, बीच में टोक देते हैं। तो वही काम आज नीतीश कुमार कर रहे हैं और इसकी सजा बिहार की जनता इनको देगी। यही छात्र, यही शिक्षक इनको देगी। और मेरी तो सबसे बड़ी चिंता है कि कहीं यह सरकार का गलत फैसला, हड़बड़ी में लिया गया फैसला, क्योंकि इनको राजनीतिक लाभ लेने के लिए 2 या 3 तारीख को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटना था। तो वह लाभ लेने के लिए आनन फानन में सारी गड़बड़ियों को इन्होंने किया है, जिसमें भ्रष्टाचार और पाप भी शामिल है। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने ऐसा काम हड़बड़ में कर दिया है। इसका खामियाजा फिर बिहार की आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी। आएंगे आपके पास, लेकिन एजाज जी दोबारा आ गए और आपकी बात पे कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। एजाज जी, नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर, आप चले गए थे। सवाल आपसे फिर वही है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने परीक्षा कराई, परीक्षा सही से हुई, लेकिन सर ये जो झारखंड के डाल्टनगंज का मुकेश कुमार सिंह का केस है, इसमें साफ तौर पे चीजें आ रही है और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीपीएससी के नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी पास होना जरूरी है, अनिवार्य है। और उसके बाद उज्ज्वल हो गए, सारी चीजें हो गई सर। उज्ज्वल जी को लिया जाए, जो झारखंड के छात्र का ढिंढोरा पीटा जा रहा है,
दरअसल उनको पता चल चुका है कि कदाचार अधिनियम के तहत जो लोगों ने गलत अगर फॉर्म में अपना डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के रूप में दिया होगा और वो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं सजा मिलने वाली है। तो इसी कारण से उनको लगा कि हम इसमें राजनीतिक रोटी सेक ले और भारतीय जनता पार्टी ने उनको राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा, जल्दबाजी में पूरी तैयारी की तभी ये सब चीजें हुई हैं। पता है कि हम लोग काम देने नहीं जा रहे हैं, हम जुमलाबाजी करने वाले लोग हैं, हम भ्रम की राजनीति करने वाले लोग हैं, हम नौजवानों को नफरत की राजनीति में ढकेल करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और हम नफरत की राजनीति से निकाल करके रोजगार परक राजनीति की ओर लाए हैं, हम नौकरी परक राजनीति की ओर लाए हैं। हमने बिहार से जो एक माइंडसेट बढ़ाने का काम किया है, नौजवानों के प्रति जो नौजवानों का विश्वास हमारे सरकार के प्रति बढ़ा है और जिस तरह से नौजवान तारीफ कर रहे हैं, ये इन लोगों को पच नहीं रहा है। और 1,22,324 घरों में जो खुशियां देखी जा रही है वो खुशियां इनको पच नहीं रहा है। उनके घरों में 1,70,000 का बात करिए, 1,22,000 क्यों, 1,70,000 का बात करिए। चलिए आगे बोलिए, ठीक है बोलिए, लेकिन 1,70,000 का बात करिए, 1,22,000 बोल के बरगलाइए नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं मेरी बात को, बोलिए आगे। बात पूरी कर लेने देते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा, बेचैन मत होइए। आप लोगों को और आप लोगों की राजनीति को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है बिहार के नौजवानों ने, बिहार के अभ्यर्थियों ने, कि आप रोजगार के प्रति कभी सजग नहीं रहे हैं और जो सरकार रोजगार देती है उसमें अड़ंगा लगाने का काम करते हैं। यही आपकी राजनीतिक सोच है। ऐसी राजनीतिक सोच और एजेंडे के तहत राजनीति करते रहिए। आपको बिहार की जनता, बिहार का नौजवान सुनने नहीं जा रहा। एजाज जी, आप नौजवानों की अभी तक बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे, अभ्यर्थियों की बात कर रहे थे। अश्विनी पांडे हमारे साथ हैं, अश्विनी पांडे भी यहाँ बैठे हुए। अश्विनी जी, और आप जब बोल रहे थे कि कई दफे वो कुछ कहना चाह रहे थे, अश्विनी जी बताइए। देखिए, सरकार ये वैकेंसी लाई, ये तो स्वागत योग्य कदम है ही, इतने लोगों का कल्याण होगा। लेकिन जो ये कदम है उससे प्रश्नवाचक चिन्ह ये रिजल्ट लगा देता है। रिजल्ट किस तरीके से आनंद फानंद में निकाला गया है। सरकार ने एक बेहतरीन प्रयास किया और इतने लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो हड़बड़ी में रिजल्ट निकाला गया है और इसमें तकनीकी रूप से इतनी खामियां हो गई हैं कि सारे अच्छे मंशा को प्रश्नवाचक चिन्ह सब पे खड़ा हो गया है। बताइए, कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा। 2 दिन पहले मैं था, जो डीवी हो रहा है, लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है जिलों में, वहाँ मैं था। वहाँ मैंने देखा कंप्यूटर साइंस में स्पेशली और सोशल साइंस में यही 2 सब्जेक्ट था जहाँ अभ्यर्थी ज्यादा थे, सीट से ज्यादा अभ्यर्थी अप्लाई किए हुए थे और इन्हीं 2 सब्जेक्टों में सबसे ज्यादा लापरवाही बरती गई है। आखिरी बार 2019 में स्टेट हुआ था, केवल म्यूजिक वालों को 23 में अलाउ किया गया था। बाकी जितने लोगों ने फॉर्म भरा वो 2019 के स्टेट के आधार पे भरा या फिर 11 के स्टेट के आधार पे भरा। स्थिति ये है कि जब आप जाएंगे डीवी स्थल पे तो आप देखेंगे कि 21-22 में MCA किए हुए, बीटेक किए हुए लोग कंप्यूटर साइंस में बहाल हो रहे हैं। उनका स्टेट ही इनवैलिड है, किसी के पास स्टेट नहीं है। इतनी हड़बड़ी में बीपीएससी जैसी संस्था को रिजल्ट नहीं निकलना चाहिए था। प्रॉपर ढंग से फिल्टर कर लेते, 10 दिन और लगा लेते, 5 दिन और लगा लेते। ये जो किरकिरी हो रही है बहुत गलत है। जेन्युइन लोग छट गए हैं। और आपने देखा है करिश्मा कुमारी है, 21 साल में उसने स्टेट भी कर लिया है, पीजी भी कर लिया है। उसका डेट ऑफ बर्थ 2000 है, 2001 है। आज सारे चैनलों पे खबर चला है तो उसको बाहर किया गया। शिक्षा विभाग जो डीवी कर रहा है उसमें कुछ छाट ही नहीं रहा है। आप ये पेपर पे लिख दीजिए कि बीपीएससी भ्रष्ट संस्था है और उसको डाल दीजिए उसके साइट पे, उस पे वो वाटरमार्क लगा के दे रहा है।
और यहाँ डीवी में वाटर मार्क चेक किया जा रहा है। ये चेक किया ही नहीं जा रहा है कि सामने वाला व्यक्ति एलिजिबल है कि नहीं है। सोशल साइंस में जाइएगा तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन था, ये तय था कि इन सब्जेक्ट पढ़े हुए लोगों को मौका मिलेगा। एकदम से जो गलत ढंग से फॉर्म जिन्होंने भरा है उन्हीं लोगों को बीपीएससी ने छाटा है। बाकी किन्हीं की एलिजिबिलिटी जो है, मतलब जो लोग योग्य नहीं थे उनकी भी एलिजिबिलिटी को ये लोग फिल्टर करके उनको बाहर नहीं किए हैं। जो लोग नंबर ला दिए सबका इन्होंने दे दिया है। इससे ये हो रहा है कि बिहार के जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं वो सड़कते हैं और परेशान है। आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा इंतजार के बाद बिहार सरकार ने एक अच्छा पहल किया है, स्वागत योग्य है, लेकिन बीपीएससी की लापरवाही की वजह से अभ्यर्थी और जेन्युइन शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है और वो सड़कों पे लाठी खा रहे हैं। ठीक है, सुनिए एजाज अहमद इसका जवाब लेंगे, उससे पहले मैं कृष्णकांत के पास जाना चाहूंगा। कृष्णकांत जी, राजनीतिक मसले बीजेपी क्या कह रही है, ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, तो लेकिन मुद्दा ये गंभीर है और ये अश्विनी ना किसी पार्टी से है ना सौरभ किसी पार्टी से है, अपने हक की बात रख रहे हैं, अपने मुद्दे की बात रख रहे हैं। अगर सवाल है, जेन्युइन सवाल है, तो सरकार की तरफ से उनका जवाब देना चाहिए, सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही उज्जवल जी, बिल्कुल सही। जो अश्विनी पांडे जी जिस ढंग से भी बात कर रहे थे, सरकार के जो सीट निकाला गया, जो इतने सारे लोगों का भविष्य जो है बिहार में, जो अनएम्प्लॉयमेंट से है जो जूझ रहा है अनएम्प्लॉयड लोग, उससे जो सरकार की तारीफें की जाएगी कि उन्होंने इतनी सीट बहाली के लिए निकाला। लेकिन जो उसमें जो गलतियां और जो खामियां, जल्दबाजी जो कह रहे हैं नीरज जी, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। आप देखा जाए तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पर पूरा का पूरा सरकार को श्रेय देना गलत है, क्योंकि यूपीएससी या बीपीएससी यदि कुछ ऐसी गड़बड़ी करती है तो उसमें सरकार का पूरा हाथ नहीं हो सकता। सरकार का आदेश होता है, बट इसे पूरा से पूरा बीपीएससी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसकी गलती है, उस पर हम उसे देना चाहिए। हर चीजों को सरकार के दे, जिसके घर शीशे के हो वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। जब जिस बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, मैं देखिए यहाँ किसी पार्टी को लेकर नहीं, आप मध्य प्रदेश से देखिए व्यापक घोटाला जो हुआ था वो क्या था, क्या उस समय ये अपना चेहरा दिखाएंगे, छिपाएंगे? तो तब तो ये कहीं डूब के भागना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, ये गलतियां जो हुई है कहीं ना कहीं सरकार पर भी इसमें श्रेय, जैसे श्रेय होता है उसी तरह इसकी गलतियां को भी सरकार पे हमें उंगली उठानी पड़ेगी और सरकार को जल्द से जल्द इसमें सुधार करके जो 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 छात्र रियली में इसके काबिल है, जो एलिजिबल है, उनको ये नियुक्तियां देनी चाहिए और इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे अमिताभ जी ने और सौरभ जी ने जो एक पार्टी से हटकर राजनीति ना करके जो स्टेटमेंट दिया है, कहीं ना कहीं जनता जो सुन रही होगी आज वो उनको अच्छा फील होगा। जी अर्पित राय, मैं जानना चाहूंगा, उसके बाद एजाज अहमद आपके पास फिर आऊंगा। अर्पित जी, अभी बात जो सौरभ ने कही और उसके बाद लगातार अश्विनी पांडे भी यही बात कह रहे हैं, सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है और जितनी हड़बड़ी में ये काम हुआ है, रिजल्ट निकाले गए हैं, वो भी साफ तौर पर, चाहे मुकेश का केस हो, चाहे अभी करिश्मा जी का केस, ऐसे कई केस ये सामने ला रहे हैं, इस पर सवाल तो उठता है सर सरकार पे। उज्जवल जी, पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे हड़बड़ तड़बड़ की भर्तियां बहुत नॉर्मल है और उन हड़बड़ तड़बड़ की भर्तियों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगना बहुत नॉर्मल है। चाहे वो यूपी में दरोगाओं की भर्ती हो या शिक्षा मित्रों की भर्ती हो, वहां भी एलिगेशंस लगे, यहाँ भी एलिगेशंस लग रहे हैं। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है हमारे राज्य में, और अगर सरकार ने कुछ भर्तियां निकाल के अराउंड 1,22,000 लोगों से ऊपर लोगों को भर्ती दी है, तो मेरा ये इसमें मानना है कि आउटराइटली जो मतलब एलिजिबल नहीं है, जिन पे साफ साफ सवाल उठे जा रहे हैं, उनकी भर्तियां रोक दी जाए, बाकी लोगों पे इफेक्ट ना डाला जाए। ऑफ कोर्स जब डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है, एक प्राइवेट जॉब में भी आप जब जॉब ज्वाइन कर लेते हो, आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है और अगर आप एलिजिबल नहीं पाए जाते हो तब टर्मिनेट हो जाते हो। ये ऑप्शन सरकार के पास भी है, ये ऑप्शन बीपीएससी के पास भी है। इस बेयर एलिगेशन से, सब बेसलेस एलिगेशन से पूरी भर्ती को नहीं रद्द करना चाहिए, पूरी भर्ती को नहीं हॉल्ट करना चाहिए। जो भी आउटराइटली जो लोग इस पे दिख के आ रहे हैं, जो एलिजिबल नहीं है, हाँ, आप उनकी भर्तियां भले ही रोक सकते हैं। जी ठीक है। एजाज अहमद, नीरज कुमार राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ठीक है, एक पार्टी है, सियासी पार्टी है।
अश्विनी पांडे और सौरभ का सवाल वाजिब है, वो लोग तो किसी पार्टी बेसिस से नहीं है, आपने जो भर्तियां निकाली उसका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल हैं उनके जवाब तो सर देने पड़ेंगे कि सिर्फ लाठियां ही लाठियां मिलेंगी। उज्जवल जी, और ऐसा भी नहीं है कि सवाल वाजिब नहीं है। कई लोगों ने कई केस आप कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाकर नौकरियां ली हैं, सामने जितने केस आते जा रहे हैं उन पे एक्शन। सवाल नहीं पूछो सरकार में, नहीं तो लाठी मार देंगे कपार में। सवाल नहीं पूछो इस सरकार में, नहीं तो लाठी मार देंगे कपार में। नीरज जी प्लीज सर जवाब दे लेते हैं। एजाज जी। जी उज्जवल जी, अभी अर्पित जी और कृष्ण जी है उसमें इन्होंने तथ्यात्मक बातें कही कि 1,22,324 लोगों का जो बहाली की प्रक्रिया अभी चल रही है और उन लोगों को जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है उसमें बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग बेचैन हो रहे हैं उनको अपने आप में आत्म विश्लेषण करना चाहिए कि वो बिहार में सत्ता में 17 वर्षों तक रहे, उन्होंने किस तरह की राजनीति की या किस तरह से नियुक्ति की, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने 2020 के चुनाव में वादा किया था 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 2.5 साल के करीब ये सत्ता में रहे, लेकिन जो एसटीईटी पास थे 2019 के, उनको नियुक्ति पत्र ये तक नहीं दे सके। छठे चरण तक का नियुक्ति पत्र महागठबंधन सरकार ने दिया और जब हम कार्य करना शुरू किए और जब हम कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम नौजवानों को रोजगार से जोड़ रहे हैं, हम नौजवानों को नौकरी से जोड़ रहे हैं, हम नौजवानों के पारिवारिक भविष्य को बेहतर बना रहे हैं, तो इनको बेचैनी हो रहा है। बेचैनी इस कारण नहीं हो रहा है कि हम नियुक्ति दे रहे हैं, बेचैनी इस कारण हो रहा है इनकी बेचैनी को दरकिनार कर दीजिए। नीरज जी की बेचैनी को दरकिनार कर दीजिए। मेरी बेचैनी की चिंता मत करिए, आप छात्रों और अभ्यर्थियों की जो बेचैनी की चिंता करिए, उन पर जो लाठी डंडे बरसा रहा है उनकी चिंता करिए। मुझ पर आरोप लगाकर आप बच नहीं सकते आरोप लगाकर। आप सवाल तो लीजिए। अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, छात्र दिव्यांगों पर लाठीचार्ज हो रहा है। आप जो शिक्षक अभ्यर्थी है उन्हीं का सवाल लीजिए ना, उनका निदान कीजिए। अरे आप गजब बात आप कर रहे हैं। नीरज जी प्लीज, आप ये बताइए, तो भाजपा कर दिया। एजाज अहमद ने सभी की बात शांति से सुनी, अब उनको जब जवाब देने का मौका है तो पूरा वक्त मिलना चाहिए। अब एजाज जी बात बस इतनी की है कि आप इनकी चिंता को दरकिनार कर दीजिए। ये तो सियासी पार्टी की ठीक है, लेकिन जो सौरभ पूछ रहे हैं, जो अश्विनी पांडे पूछ रहे हैं, ये तो वाजिब चिंता है ना। देखिए जो सौरभ जी या अश्विनी पांडे का सवाल है, उस सवाल का जवाब कल अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया और उन्होंने स्पष्टता कहा कि जो लोग भी अगर कदाचार करके इस तरह के मामलों में अपने आप को लाने का काम करेंगे, उनके साथ सरकार न्याय करेगी और कहीं भी ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं किया जाएगा जो गलत ढंग से अपने आप को नियुक्त कराना चाहते हैं। और ऐसे लोगों पर सरकार की सख्ती है। और आपने देखा जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है, उनको कल ही मधुबनी में रोक दिया गया और उनसे सवाल किया गया, वो सवाल का जवाब नहीं दे सकी। और ये कोई व्यक्ति का मामला नहीं है, ये पूरे सिस्टम का मामला। सिस्टम में कोई भी अगर कदाचार अधिनियम के विरुद्ध जाकर के कार्य किया है तो उस पर कार्रवाई होगी, इत्मीनान रखें। इस मामले में सरकार किसी को भी छूट नहीं देने जा रही है। और जो लोग इस मामले है सवाल सिस्टम के लिए सवाल ये है ना कि थोड़ा देर कर लेते, 10 दिन का मौका और लेते। एक लाइन मुझे बोलने दीजिए, बस एक लाइन बोलता हूं मैं, एक लाइन। ये एजाज जी अभी कह रहे हैं कि छात्रों को सजा देंगे, अभ्यर्थियों को सजा देंगे, लेकिन इसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं आपके, उनको क्या करेंगे आप? उनको आप क्या करेंगे? हमेशा छात्रों को सजा देंगे आप? अभी भी आप पुलिस सजा देंगे कि नहीं? आप जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो व्यवस्था जिम्मेदार इसके लिए है, उसके लिए क्या करेंगे आप? नौजवानों को पकौड़ी तलने की बातें की। आप जिस तरह की राजनीति करते हैं ना, उस तरह की राजनीति
ना तो अरे माननीय आपको तो नीतीश कुमार रोजगार और जी नौकरी में फर्क नहीं पता है, मैं तब से देख रहा हूँ। आप वरिष्ठ आदमी, आपको रोजगार और नौकरी में फर्क नहीं पता है आपको। आप क्या इस पर बात करिएगा। मैं दावे से कहता हूँ कि पटना में 1000 पकौड़ा बेचने वाले, पटना में, और चाय बेचने वाले लोग हैं जो लाखों कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं। कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप रोजगार परक की बात करते हैं। नीरज जी, क्या आप चाहेंगे कि आदमी, नीरज जी, क्या आप चाहेंगे कि आपके बाल बच्चे जाके पकौड़े बेचे और चाय बेच के लाखों रुपए कमाएं? कोई भी रोजगार छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम कोई छोटा नहीं होता, लेकिन छोटा क्या आप नहीं चाहेंगे होता। कि आपके बच्चे पकौड़े बेच के लाखों रुपए कमाएं? ऐसे मौके पर ये बात करेंगे आप तो जब तक आपको बात और नहीं करिए। वो भी एक रोजगार है, उज्ज्वल देखिए, यहाँ पे बहस इस बात को नहीं है, राजनीतिक बहस नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे, और विषय पर आइए, विषय से डिविएट नहीं करिए, विषय से डिविएट मत करिए। आप लाठी में तेल लगाने वाले लोग, यदि दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, नीरज जी डिस्टर्ब करते रहेंगे, तो कभी डिबेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, पांडे को बोलिए। कह रहे हैं, चलिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये राजनीतिक पार्टी वाले लोग आपस में लड़ते रहेंगे। न्यूज 24 जैसी बड़ी संस्था अगर इस बड़े मुद्दे को उठाई है तो हम सभी लोगों को मिलके सॉल्यूशन देना है, और सरकार में लोग हों या सरकार विपक्ष के लोग हों, तथ्यात्मक मुद्दे पे करिए। गलतियां हो सकती हैं, कैसे सुधार हो और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हम लोग दें। जैसे अभी एक राजनीतिक विशेषज्ञ अर्पित राय जी ने कहा, मैं उनकी बातों से कुछ हद तक सहमत हूँ कि ये बहाली प्रक्रिया रोकनी नहीं चाहिए, बहाली प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहे, लेकिन तुरंत शिक्षा विभाग अपना एक कमेटी बनाए, वो जिला स्तर पे ही हो सकता है, और चीज़ों को वेरीफाई करे कि बिना स्टेट वाले जो लोग हैं, या फिर 2019 अगर आखिरी स्टेट है तो उसके बाद के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले लोग गलत ढंग से आ गए हैं, तो सब लोग को चिन्हित करके उनको अविलंब बाहर किया जाए, और इसी रिक्ति में जो बाकी लोग बैठे हैं इस एग्जाम में, जो अतुल प्रसाद जी ने कल कहा है, तुरंत उसका वेटिंग लिस्ट टाइप का कुछ जारी हो, जो इसके बाद वाले अभ्यर्थी इसके बाद वाले हों, उनको रोजगार मिल सके। बेरोजगार होकर बैठे रहना, स्टूडियो में बैठ के चिल्लाना, भाजपा वाले राजद वाले पे चिल्लाएं, राजद वाले भाजपा वाले पे चिल्लाएं, ये सब आसान है, लेकिन बेरोजगार बन के ये सब दंड झेलना ये बहुत मुश्किल है। आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए नहीं, बिल्कुल। आप क्या भविष्य का बात करिएगा। शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने वाले लोग बिहार में, आप तो कभी नहीं चाहते कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी बने, आप कभी चाह ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा होने से आपका वोट बैंक खराब हो जाएगा, ये आपको अच्छी तरह से पता है। ये दूसरे का आरोप लगाइए, लेकिन भ्रष्टाचार पर बहस हो रहा है और इस पर सीना चौड़ा कर रही है सरकार। शर्म आनी चाहिए कि भ्रष्टाचार पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। दुनिया कहां से कहां जा रही है और हम लोग आज भी शिक्षक बहाली की भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं और इस सरकार में सीना चौड़ा कर रहे हैं। अरे आपको आवाज नहीं करनी चाहिए, इतना शर्म आना चाहिए आपको। चलिए थोड़ा शांत होकर बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। एजाज अहमद, आपको आवाज आ रही है? जी, अश्विनी जी साफ तौर पे सर पूछ रहे हैं, और उसके बाद एक आखिरी बात ये है कि अगर गलती हुई है तो उसको मान लीजिए। और सबसे बड़ा सवाल, एक सवाल ये भी उठता है सर, क्या अभ्यर्थियों को तो चिन्हित करके उन पर तो कार्रवाई हो जा रही है, लेकिन जिन अधिकारियों ने वेरिफिकेशन कर दिया, जो अधिकारी यही मैं कह रहा था, उन पर कार्रवाई कब होगी? उज्ज्वल जी इत्मीनान रखिए, सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, और हम कहीं ना कहीं अभी तक पिछले जितने मुद्दे हुए उन पे कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई? इस तरह की राजनीति करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी है वो बेनकाब हो चुकी है, और अतुल प्रसाद जी ने देखिए एक बात यहाँ कहना चाहेंगे जी। अरे बेनकाब आपका भ्रष्टाचार हो रहा है, नियुक्ति प्रक्रिया को आप देखिए, बहाली में जो निकली है, और आप बोल रहे हैं कि भाजपा बेनकाब हो गई। क्या बात करते हैं? कोई तथ्य पर बात बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ तथ्य पर बात करिए ना।
दिव्यांगों पर लाठी चलवा रहे हैं भैया। चलने दीजिए ना, बेचैन हो रहे हैं। आप ही बोल दीजिए, हम लोग चले जाते हैं सब लोग। नीरज जी सर, आपके पास जब आया तो पूरा मौका दिया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन जिस किसी के पास जा रहे हैं सर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। नीरज जी, जी अमिताभ जी। देखिए, अगर हम पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को देखेंगे तो सरकार ने इसे प्रयोगों की पाठशाला बना दी है। वैकेंसी निकालने से लेकर नियुक्ति तक इसमें केवल प्रयोग एक्सपेरिमेंट ही किया गया है और अभी भी एक्सपेरिमेंट का ही दौर जा रहा है। जब एग्जामिनेशन खत्म हुई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे शिक्षा विभाग में और बीपीएससी में तलखी सामने आई थी। दोनों के पत्र भी वायरल हुए थे और किस तरीके से दोनों मामले को जो सवाल उठाए गए थे और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन को लेके हुए। और अभी अब देखिए कि सिर्फ नियुक्ति और नियुक्ति निकल रही है। एक नियुक्ति में से आधी नियुक्ति हुई, फिर अलग विज्ञापन निकलेगा, फिर उसमें से कम रिक्तियां हुई, फिर आगे विज्ञापन निकलेगा। जब 8 लाख परीक्षार्थी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, मान लीजिए उसमें बीएड के 3-3.5 लाख माइनस भी कर देंगे, तो उसके बावजूद आप जो लिस्ट निकालते हैं 1,25,000 का निकालते हैं। अब नई कवायद इसमें शुरू हुई कि बाकी के नई वैकेंसी निकाली जाएगी। जो रिजल्ट भी आए हैं उनमें भी रिक्तियां निकलेंगी, क्योंकि कई ऐसे हैं जो अलग अलग कैटेगरी में 9 से 11th वाले में भी, 11 से 12th वाले में भी हो गए हैं, 9 से 10th वाले में भी हो गए हैं और प्राइमरी में भी हो गए हैं। तो अब उसमें से भी वैकेंसियां निकलेंगी, तो ये प्रक्रिया तो लंबी ही खींचती चली जाएगी सर, कोई शॉर्ट आउट नहीं निकलेगा। अभी एक प्रक्रिया खत्म हुई नहीं कि फिर दूसरी वैकेंसी की बात करें, वो भी इसी नहीं दिखती। 1,70,000 थे, इन्हीं में से फिर वैकेंसी निकलेगी। तो आप केवल एक्सपेरिमेंट, सरकार केवल एक्सपेरिमेंट ही कर रही है। दूसरी बड़ी बात है, बीपीएससी को दिया गया पंचायत एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई। इतनी बड़ी परीक्षा, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पे छात्र इसमें अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं और उसके बाद कोई उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप देखिए कि वो 2 डिपार्टमेंट के बीच में ये सारी जो गड़बड़ियां हो रही है, उसकी मुख्य वजह यही है कि दोनों शिक्षा विभाग में और बीपीएससी में, दोनों में कोऑर्डिनेशन की कमी है। दोनों के जो विभाग अध्यक्ष, या तो प्रिंसिपल के पाठक की हम बात करें या फिर बीपीएससी चेयरमैन की बात करें, कई मुद्दों पर दोनों में सामने आया है मिसकम्युनिकेशन जो साफ तौर पर दिखा है। और इन सारी गड़बड़ियों के पीछे यही मिसकम्युनिकेशन है जिसका खामियाजा ये अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, जिसमें इनकी प्रक्रिया लंबी होती जा रही है। राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है जिसके बारे में सौरभ बात कर रहे थे, सोनी जी बात कर रहे थे, वो यही मुद्दा है कि इन सब के बीच जो अभ्यर्थी वो पीछे रह गए हैं, उनका कैरियर इस पे दांव पे लग चुका है, क्योंकि वो परीक्षा भी दे रहे हैं। अब देखिए बीएड अभ्यर्थी थे, उनके बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा है। वो उन्होंने कहा अलग अलग हिस्सों से आके वो परीक्षा में शामिल हुए थे, कितनी परेशानियों से शामिल हुए थे, हम लोग ने दिखाया भी था। उसके बाद उनके रिजल्ट को रोक लिया गया, लेकिन अभी तक कोई सवाल नहीं उठ रहा है कि उनका रिजल्ट का क्या होगा, उनका आगे का भविष्य क्या होगा। अब फिर 1,25,000 की हुई है, अब उसके बाद उसमें से जो नई वैकेंसियां बची हैं, फिर उसके लिए फिर विज्ञापन निकलेंगे, फिर उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, जिसको करने में कम से कम 6 महीना लगेंगे विज्ञापन इस प्रक्रिया को पूरी करने में। क्योंकि ये जो शिक्षक नियमावली आई थी, उसके बाद देखिए जुलाई से ये शुरू हुआ, जुलाई से करते करते अभी अक्टूबर पहुंच गया, नवंबर तक उन्हें नियुक्तियां मिलेगी। तो मुख्य मुद्दा यह है कि आखिर सरकार शिक्षकों की नियुक्तियों को सिर्फ प्रयोगों की पाठशाला क्यों बना के रखी हुई है। जी साफ तौर पर एजाज अहमद से इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन नीरज जी कुछ कह रहे थे। जी मैं कह रहा था कि देखिए इसमें साफ साफ शिक्षा माफियाओं के मिली भगत की बू आ रही है। फॉर्म भरने से लेके और रिजल्ट तक में, मैथमेटिक्स का रिजल्ट देखिए, लगातार रोल नंबर वालों का सैकड़ों बच्चों का रिजल्ट आ गया है। व्यवहार में ऐसा नहीं लगता कि संभव ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हुआ है। कम मार्क्स वाले लोगों को आप सुझाव दे दीजिए सरकार को, सुझाव क्या है आपके? मैं एक लालिका देता हूं, बहुत अच्छी बात कही आपने। बिहार को टीचर एजुकेशन के लिए बिहार सरकार को एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। यहाँ एजाज जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी सुने और मेरी इस बात को अपने सरकार तक पहुंचाएं। एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए टीचर एजुकेशन के लिए, जिससे उनका सारा कुछ मेंशन हो, कैसे आपकी बहाली होगी, इतनी तनख्वाह होगी, मिलेगा। और एक एसओपी की बात मैंने पहले भी करी थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहाली की हो, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, ताकि किसी को इसमें शिकायत करने का आप मौका ही मत दीजिए ना। आप मौका दे रहे हैं तब ना कोई बोल रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, आप मौका मत दीजिए। हम तो ये चाहते हैं, हम तो सच मायने में चाहते हैं, सही मायने में, कि बिहार के शिक्षकों और अभ्यर्थियों की भलाई हो। उसके लिए आप हमें मौका मत दीजिए। अगर आपको इतनी चिंता है तो यही मेरा सलाह है कि इसको सरकार को जरूर करना चाहिए। सौरभ जी भी इजाजत के पास जाऊं। सौरभ जी आप भी जल्दी से। जी शिक्षक बहाली में जो प्रक्रिया अपनाई गई है शिक्षक बहाली में जो प्रक्रिया अपनाई गई है बीपीएससी के द्वारा हो या शिक्षा विभाग द्वारा, तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिए, ये 2 अफसरों की लड़ाई है।
लाखों शिक्षक अभ्यर्थी जो है परेशान है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और हम इसी बात कर रहे हैं कि जो बहाली प्रक्रिया है निश्चित के साथ पूरी हो, परंतु ये लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं आखिर कब तक शिक्षक रहेगी। और लगातार जो चीजें देखना चाहते हैं कि बहुत जल्द अगर काम क्लियर नहीं हुई है तो हम आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग आगे पीछे हटने की बात नहीं है, ये कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है एजाज अहमद, अब अमिताभ जी ने भी जो कहा उसके बाद जो नीरज की चलिए सियासी बयानबाजी मान लीजिए, लेकिन सुझाव दिए उन्होंने आपको, और सौरभ भी बात कह रहे हैं। आपके जो दो लोगों की लड़ाई चल रही है ना सर, वो सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक दो चीजों में निकल के आई है, और दोनों लोग ये बात कह रहे हैं कई जगहों पर मिसकम्युनिकेशन देखा गया है, कोऑर्डिनेशन है नहीं, केपी पाठक और आपके शिक्षा मंत्री में बात बनती नहीं है, कई मौकों पर ये बात देख ली गई है। तो इससे सर पहले तो डील करना होगा, तब इनका भविष्य संवार पाएंगे। उज्ज्वल जी नीरज जी के सुझाव की आवश्यकता नहीं है। नीरज जी ने अब तक क्या किया है ये बता दें। 2 करोड़ रोजगार के मामले पर इनका क्या सुझाव है ये भी स्पष्ट कर दें। नीरज जी को छोड़ देते हैं, नीरज जी को छोड़ सियासी पार्टी है, सियासत कर रही होगी। अमिताभ जी जो कह रहे हैं और सौरभ जो कह रहे हैं फ्री मत छोड़िए। इनका कहना है कि ये भ्रष्टाचार करेंगे, लेकिन आरोप नीरज जी पर लगाएंगे। ये पॉकेट में पैसा डालेंगे नौकरी के बदले, नियुक्ति के बदले, लेकिन आरोप नीरज जी पर डालेंगे। तो करते रहिए, जनता देख रही है सब, करते रहिए, जनता देख रही है। नीरज जी इन्होंने एसटीईटी 2019 वाले को किस तरह से सताने का काम किया है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये गंभीर हुए होते तो आज ये स्थिति नहीं देखने को मिलती। इन्होंने बहाली नहीं किया, इन्होंने गंभीर मालूम पड़ रहे हैं ना एजाज जी, आप गंभीर मालूम पड़ रहे हैं, लगाने का काम किया। इनकी राजनीति का पोल खुल चुका है। जब हम नौकरियां दे रहे हैं तो ये सुझाव दे रहे हैं, हम इनके सुझाव जिसको जो पहले से नौकरी में है उसी को नौकरी दे रहे हैं। नियोजित शिक्षक तो भाई पहले से नौकरी में थे, क्या आप आई वाशिंग कर रहे हैं? आई वाशिंग कर रहे हैं आप, और रोजगार नहीं, आप नौकरी दे रहे हैं। फिर से करेक्ट करिए सर। आप कैसे सर आप इतने डिबेट में बैठते हैं सर, आप डिस्कस कर रहे हैं, दर्शक क्या देखेंगे, क्या समझेंगे और क्या इन अभ्यर्थियों के मुद्दे क्या है, कैसे निकलेगा। इनके प्रधानमंत्री ने बिहार में बिना एम्स का निर्माण हुए दरभंगा में एम्स खुलवा दिया। नीरज जी को उसी एम्स में जाके इलाज करवाना चाहिए, तब सुझाव दें तो बेहतर रहेगा। और जहां तक अमिताभ जी का सवाल है, अमिताभ जी ने बहुत गंभीर बातें कही हैं और इस पर बीपीएससी भी गंभीर है। और बीपीएससी के चेयरमैन ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है शायद उससे सभी लोग सहमत हैं, और उस मामले पर सरकार के स्तर से पूरी सजगता रखी जा रही है। सरकार सारे मामलों पर नजर रखे हुए है, और जो भी गड़बड़ियां किए हैं या जिनकी भी गड़बड़ियां में भूमिका नजर आ रही है उन पर कार्रवाई होगी। ये समझ लीजिए, हम 1,22,324 लोगों के भविष्य को कुछ लोगों के कारण हम अंधकार में नहीं होने देंगे। हम उनके परिवार को जो खुशियां मिली है उन खुशियों को समाप्त नहीं होने देंगे। इसमें जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो सब बेनकाब हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग 1,22,324 लोगों के खुशियों के विरोधी हैं। उनके घर में जो बेहतर भविष्य हुआ है उसके विरोधी हैं, इसीलिए ऐसी राजनीति कर रहे हैं। और ऐसी राजनीति प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर सारी चीजें सही हो जाती तो आज पटना में क्यों सड़कों पर उतरना पड़ता और लाठियां खानी पड़ रही है पुलिस की? आपकी पुलिस लाठियों उज्ज्वल जी मैं यही पूछना चाह रहा था, उज्ज्वल जी मैं यही पूछना चाह रहा था, तब हम मानेंगे कि हाँ सही माने में राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप गंभीर है नौजवानों के लिए। आप जो लोग करता है उसको करने नहीं देना चाहते हैं, जो लोग किया है उसको कहीं ना कहीं अंधकार की उज्ज्वल जी मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, उज्ज्वल जी मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। एक लाइन बस मुझे बोलने दीजिए, 2 सेकंड का। करना चाह रहे हो तो इनके पास आपका 2 सेकंड जो होता है 2 मिनट होता है। नहीं बस पक्का 2 सेकंड, पक्का 2 सेकंड भाई साहब। जी अभी एजाज भाई ने कहा मुझे दरभंगा ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इनको आरा लेके चलना चाहता हूँ इलाज कराने के लिए।
शायद इनको ज्यादा जरूरत है। आगा में नहीं है, अगर चलेंगे तो मैं लेके चलूंगा। यही शिकार हो गए। चलिए मैं ठीक है, इसका ठीक है। कंक्लूड कर रहा हूँ। ये रखा गया है। पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। इनको यदि एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो ये लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करेंगे। लेकिन जो सच्चाई ग्राउंड पे, जो देश की जो हालत और जो बिहार राज्य के जो बेरोजगारी की जो हालत है, जो सरकार ने जो काम किया है, उसमें जो खामियां हुई है, उसमें जो खामियां हुई है, मुझे बोलने दीजिए। जो खामियां हुई है उसको जो सॉल्यूशन नीरज जी ने दिया है, जो एजाज जी ने कहा कि मैं अपने वादा किया है, और अश्वनी पांडे जी की बातों को जो सुनकर, और सबसे बड़ी बात अर्पित राय जी जो उन्होंने सजेशन दिया है, जो आज सॉल्यूशन पे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, कि नियुक्ति को ना रोकते हुए कम से कम जो गड़बड़ियां है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। मैं यही चाहता हूँ सरकार से और विपक्ष से कि इसको राजनीतिकरण ना करते हुए, इसको किसी की जो फ्यूचर है खराब ना करते हुए, क्योंकि जितना ज्यादा आप केस करेंगे, ये मामला जितना ज्यादा आप इसको डिस्प्यूटेड करेंगे, ये जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते पर न चले जाए और लाखों का भविष्य न खराब हो जाए। इसलिए मैं राजनीति मत कीजिए अपने फायदे के लिए। दोनों पार्टी से, हर एक पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिकरण न करते हुए इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, जो हमारे अश्वनी पांडे जी, सौरभ जी ने और अमिताभ सर जी ने हमें जो दिया है, उसको जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। ठीक है अमिताभ जी, क्लोजिंग कमेंट आप तो लेंगे सर। कैसे ये स्थितियां निपटी जाएंगी, कैसे इनमें चीजें होंगी, और उसी के साथ सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कहीं पे हड़बड़ी में हुई है, रिजल्ट आया है, तो ये कैसे सरकार और उसमें कैसे चीजें अभ्यर्थियों में संभलेंगी? देखिए बिल्कुल उज्जवल, देखिए इस मामले में अभी जो बीपीएससी के चेयरमैन का जो ट्वीट आया था, कल रात में जो ट्वीट आया था कि वो उन्होंने कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी, लेकिन अभी उसमें जो दिव्यांग कैंडिडेट थे, दिव्यांग कोटे कहते हैं, उनका कहना है कि उनका कट ऑफ नहीं आया है। तो एक तो ये मामला है। दूसरी बात है कि सबसे पहले सरकार को चाहिए कि दोनों जिस तरह से जब शुरुआत में हुई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक हुई थी और बैठक के बाद इस विवाद का निपटारा निकला था शिक्षा विभाग में और आयोग के बीच जो चल रही थी रस्साकसी, तो सबसे पहले इन दोनों विभागों का जो मिसकम्युनिकेशन है वो दूर करना होगा और उसके बाद छात्र इतने फैसले लिए जा सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए फिर एक वैकेंसी निकलेगी, फिर से उसे बीपीएससी को कंडक्ट कराना होगा और उसके बाद उसके जो नियमावली, जो त्रुटियां अभी पहली बार, आपको सबसे बड़ी बात है कि पहली बार बीपीएससी ने परीक्षा कंडक्ट कराया था टीचर्स की, तो अगली बार जब वो वैकेंसी निकालेंगे तो कम से कम इन त्रुटियों को ध्यान में रखें। और जो खामियां, जिन लोगों का कैंडिडेट, जिन लोगों का नाम मीडिया में आया और उसके बाद उन्हें वापस ले दिया, कोई बड़प्पन नहीं है कि आप मीडिया में नाम आया और उसके बाद उन्हें उनका अपने जो नियुक्ति पत्र है वो नियुक्ति रद्द कर दिए। गड़बड़ियां आपको देखनी थी, देख हम रहे हैं। तो ये सरकार को जरूरी है कि ये देखें। और दूसरी बात कि जो इसमें आपत्तियां आ रही हैं उस पर निश्चित तौर पे एक कमेटी के पास जानी चाहिए और कमेटी इसमें देखे कि कहाँ किन किन पॉइंट पर, किन स्टेज पे ये गड़बड़ियां आई हैं, उस स्टेज पे वेरिफिकेशन होगा। कि अभी कई जिलों में सामने आ रहा है कि जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है वहां भी कई गड़बड़ियां आ रही हैं। वाटर मार्क को लेकर कंफ्यूजन है, आयोग कुछ कर रहा है, वहां जिले जो लोग बैठे हैं वो कुछ कर रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट पे विचार करने के बाद ही इन त्रुटियों को दूर किया जाए, क्योंकि मास पैमाने पर अगर आप बहालियां कर रहे हैं तो इन खामियों को दूर करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। देखिए अमिताभ जी एक जो खामियां तो दूर हो जाएगी यदि ये जानबूझ के, जो नीरज जी ने जो सवाल उठाए थे कि ये कहीं ये जानबूझ के किसी मिली भगत हो या इसके पीछे साजिश होगा, तो क्या उनको सजा नहीं मिलना चाहिए कानून के तहत? देखिए नीरज जी ने जो आरोप लगाए हैं उनकी अपनी जगह पे हैं। मैं आयोग की बात कर रहा हूं। जब जांच होगी और जब खामियां दूर करेंगे तो वो लोग खुद ब खुद सामने आ जाएंगे गड़बड़ियां कहाँ पे हुई हैं। अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मार्कशीट बनाने में गड़बड़ी हुई है, आयोग की तरफ से हुई है, तो ये सारी बातें जांच की परिधि में ही आएंगी। जब पॉइंट आउट निकलेंगे तो जांच दोषी कर्मी भी सामने आएंगे और उसके बाद उन पर कार्रवाई करना सरकार के लिए भी आसान होगा। अश्विनी पांडे महोदय 30 सेकंड की बात रखेंगे, समय का अभाव है। ये जो बीपीएससी ने एग्जाम लिया या वैकेंसी जो हुई है, जो भी आया है, सरकार का यह कदम भी स्वागत योग्य है। बीपीएससी बहुत फेयर ढंग से एग्जाम भी लिया, एग्जाम लेने तक कोई गड़बड़ी नहीं थी। जो भी गड़बड़ी हुई है रिजल्ट देने में हुआ है, तो बहुत सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं हुआ है। जैसे अमिताभ सर ने कहा, कहना चाहूंगा जी मेरा ये सुझाव होगा आपके माध्यम से कि सारे जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं वो नियोक्ता हैं, जिला कैडर बना है इसका, उन सबों की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाए और उनसे सरकार ये अंडरटेकिंग ले
कि 2019 के बाद के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के किसी की बहाली नहीं हुई है, हमने किसी का टीवी नहीं किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है, बिना स्टेट वालों को हमने नहीं किया है। ये एक मौका ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय या एजाज जी हैं यहाँ सरकार की तरफ से, ये सरकार तक ये चीज पहुंचाएं और सारे जिलों में डीओ स्तर पे डीओ डीपीओ की एक कमेटी बना दी जाए और वो लोग अविलंब 1 सप्ताह में ये जांच करें कि जो बहाली में प्रक्रिया जो चली है, जिसमें जो कुछ लोगों को आप लोगों ने मीडिया में दिखाया, इतनी गड़बड़ी है, 1-2 बहुत मुश्किल है इसकी आयोग के किए हुए काम का बाहर निकालना, उसके डेटा को निकालना, कितना मुश्किल से ये निकल के आ रहा है, इतनी गड़बड़ी हुई है। तो जिला स्तर पे कमेटी बना के और उनको ये रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाए, उनसे एफिडेविट लिया जाए कि उनके जिलों में एक भी गड़बड़ लोगों का डीवी नहीं किया गया है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और ढंग से सारी चीजें हो जाएंगी। और जो लोग इस वैकेंसी में से आउट यही बात मैं भी कह रहा था कि एसओपी बना के काम किया जाए, एक एसओपी बना के काम किया जाए, मैं भी यही बात कह रहा था। गड़बड़ियों में जवाबदेही किसकी है? सरकार की होगी साफ तौर पर। और उसी के साथ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि शिक्षक बहाली में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उस पर सरकार को शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बैठकर बात भी करनी चाहिए, ना कि सड़क पर पुलिस से लाठियों से पिटवाना चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात है और अहम सवाल भी है कि आखिर अगर गड़बड़ियां हुई तो जिम्मेदारी किसकी और जवाबदेही किसकी? जाहिर तौर पर सरकार की होगी, आयोग की होगी। और जो दोनों के मिसकम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसको लेकर जो बात उठी है उसको भी सरकार को निपटाना होगा। आज की डिबेट में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार जानकारी।